अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हमने कुछ ज़िंदगी के हवाले से और ख़ुशी के हवाले से बात करनी है। तो क्या आपको ये लगता है कि ज़िंदगी में खुशी कहीं आपसे रूठ गई है और आप खुशी को ढूंढते हैं मगर वो आपको नहीं मिलती है? अगर ऐसा है तो इत्मीनान रखें, ये भी जान लें कि हर दिन एक जैसा खुशी वाला नहीं होता, ना ही आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है। ज़िंदगी दरअसल उतार चढ़ाव का नाम है और असल हुनर उनके पास ही है जो अपनी ज़िंदगी को उसी तरह कबूल करते हैं और उसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। यूँ तो गम, परेशानी, दुख ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आपका रवैया, आपकी सोच मयारी हो तो आप कम हिम्मती और गमों से किसी हद तक छुटकारा पा भी सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी तलाश ज़रूरी है। ये जानना कि आप हैं क्या और चाहते क्या हैं ज़िंदगी से। ख़ुद को तलाश करना अगरचे एक मुश्किल नफ्सियाती मरहला भी है जो बाज़ औक़ात तकलीफ़ दे भी साबित हो सकता है। इससे आप अपने माजी में झांकते हैं और उससे कोई सबक ज़रूर लेते हैं। माजी पर नज़र डालने के बाद उन ख़ामियों को तलाश करें जो आपके लिए उदासी का बाइस हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माजी में जो चीज़ें आपके लिए बाइसे तकलीफ़ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और कोशिश करें कि उन्हें कभी नहीं दोहराया जाए। फिर दूसरा ये कि अपनी नींद पूरी रखें, ये गमों की जड़ होती है। बेशतर जो साइंसी तहकीकात हुई हैं उनमें ये बात साबित शुदा है कि रात की पुरसुकून नींद हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बेहद मुफीद होती है। इसलिए रात को सोने की आदत डालें ताकि आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून रह सकें। और सबसे दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग बात, कि क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हम लोग अपने जो पसंदीदा अफराद होते हैं, पसंदीदा शख्सियात होती हैं, उनकी आदतों को लाशऊरी तौर पर अडेप्ट या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी ज़ात का तयन करें और ख़ुद के बारे में वाज़े राह का तयन करें ताकि अपनी ज़ात में मुकम्मल तौर पर आप इत्मीनान हासिल कर सकें। अगर आपके इतराफ़ में ऐसे लोग हों जो हमेशा खुश रहते हैं तो आप भी उन जैसी आदत को अपना सकते हैं और ख़ुद से ही खुश रहना पसंद कर सकते हैं। दूसरा ये कि खुशी को बढ़ाने के लिए ना ऐसे नए एक्सपेरिमेंट्स करें जो आपके लिए बाइसे मुसर्रत हों। नई चीज़ें तलाश करें, इंटरेस्टिंग चीज़ें अपनी हैबिट्स में डेवलप करें जिनमें आपकी दिलचस्पी हो। दूसरों का ख्याल करें ताकि आप भी पसंदीदा हों। दूसरों के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखें और उन्हें कभी भी ख़ुद से कमतर ना समझें। अपने मद्दे मुकाबिल के ख़यालात को गौर से सुनें ताकि आप भी दूसरों की तवज्जो का मरकज़ बन सके। फिर ये भी कि अपना मुकद्दर पहचान लें, अपने इर्द गिर्द की हकीकतों से आगाह हो जाएं। ये दुरुस्त है कि किस्मत हर एक के दरवाज़े पर दस्तक ज़रूर देती है, ताहम जो अफराद वक्त को महसूस करते हुए उससे मुस्तफ़ीद होते हैं ना, वो कामयाब भी हो जाते हैं। और अगर आप हर वक्त परेशान रहते हैं, इस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं और हर वक्त किसी चीज़ में उलझे रहते हैं तो आप इस आहट, उस सरगोशी को महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो खुशी और मुसर्रत का बायस बन सकती है। शायद वो खामोश लम्हात आपकी ज़िंदगी को बदलने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें महसूस करना, उन्हें जीना सीखना आना चाहिए। इस सिलसिले में मेरी आखिरी नसीहत जो आप लोगों को यही होगी कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने के लिए उसे एम्बिशियस भी ज़रूर बनाएं। कोई मकसद ज़रूर आपकी ज़िंदगी का होना चाहिए जहां आपके कुछ मकासद हों जो आपकी तवज्जो का मरकज़ हों। आप उन्हें सबसे अव्वल तरजीह के तौर पर लिख कर रख लें। रोज़ाना की बुनियाद पर ये भी देखते रहें कि आपने उस हवाले से कितना काम कर लिया और कितना रह गया है। उससे आपको अपनी रफ्तार का भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपको ये भी इल्म हो जाएगा कि आपने आगे करना क्या है या क्या नहीं करना है। ऐसी सूरत में परेशानी तो दूर दूर तक आपके पास भी नहीं आएगी और आप हर वक्त ख़ुद को एक मुस्बत एनर्जी में घिरे हुए महसूस भी करेंगे। तो किस तरह आपने खुशी ढूंढनी है वो आप ही के अंदर मौजूद होती है। ये हमारी ज़ात का ही एक एलिमेंट है, एक हिस्सा होता है।
खुशी का, गमी का, दुख का, तकलीफ़ का, ये भी एक इमोशन होता है। मेरे ख्याल से अगर ये भी इमोशंस नहीं होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी भी नहीं सकते हैं। अगर हम सारी ज़िंदगी सिर्फ खुश ही रहना पसंद करेंगे तो हम सिर्फ ज़्यादा देर खुश भी नहीं रह सकते, हम उससे भी उकता जाएंगे, बोर हो जाएंगे। इसी तरह ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने चाहिए, कभी दुख के लम्हात आने चाहिए, कभी खुशी के, कभी गम के, कभी तकलीफ़ परेशानी भी हमारी ज़िंदगी में आनी चाहिए। वो हमें अपनी ज़ात को तलाश करने का मौका देती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मौका देती है, नए दरवाज़े खोलने का मौका देती है, ख़ुद को पहचानने का मौका देती है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन परेशानियों से लड़कर उससे मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा की तरह आज भी मैं वो कहूँगी कि जनाब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिविटी आपके अंदर भी नज़र आनी चाहिए और जब आप कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर भी उसका एलिमेंट ज़रूर मौजूद होना चाहिए और ये आपके लिए भी बाइसे इत्मीनान होगी, बाइसे सुकून होगी और जो आपसे जुड़े लोग हैं उनके लिए भी होगी। तो ये आज का पैगाम था कि आपने ख़ुद किस तरह खुश रहना है और दूसरों को भी आप थोड़ा बहुत खुश रखने की कोशिश ज़रूर किया करें। तो अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जनाब अब कुछ बात करनी है हमने आम के हवाले से, क्योंकि गर्मियाँ हों बेशक जितनी मर्ज़ी हों, लेकिन अगर इस गर्मी में हमें आम खाने का मौका मिलता है तो फिर हम इस गर्मी को भी बर्दाश्त ज़रूर कर लेते हैं। और हम ऐसे ख़ित्ते में मौजूद हैं, ऐसे ख़ित्ते में रहते हैं कि जहाँ के फल और ख़ास तौर पर बिलख़ुसूस जो आम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ना कि सिर्फ यहाँ पर बल्कि बाकी शहरों में भी हमारे जो आम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है और मुल्कों में भी ख़ास तौर पर हमारा जो हम जो आम यहाँ से भेजते हैं, दुनिया में जो हमारे आम एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं उसमें हमारा मुल्क छठे नंबर पर आ रहा होता है। और हमारे और ख़ास तौर पर जो भारत में आम होते हैं उन दोनों में मुकाबलेबाजी चल रही होती है। जायके में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी आम सबसे जो फर्स्ट पे ही मौजूद रहता है। तो आम खाने का तो बड़ा मज़ा आता है, बेहिसाब आम हो तो क्या ही बात है और टेस्ट में भी इतने मज़ेदार होते हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी हो सकते हैं ज़्यादा खाने से आपको। और किन को खाने चाहिए, किन को नहीं खाने चाहिए, इसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन हमें मिल रही होती है, विटामिन्स मिनरल्स कौन कौन से मौजूद हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उस पर हमने बात करनी है। उस पर बात करने के लिए शिज़ा नुशाही हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। शिज़ा आपको वेलकम कहती हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शिज़ा, आम के हवाले से जो कि जिसको फलों का बादशाह भी कहा जाता है और आजकल आम की ही बहार आई हुई है, हर तरफ मार्केट में आम ही आम नज़र आ रहे हैं, तो आम हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? आम हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमें आम रिकमेंड नहीं करने चाहिए। अच्छा। या उनको नहीं खाने चाहिए, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं शुगर के मरीज़, डायबिटिक। खा सकते हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं खा सकते, बट वो जिनसे अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जो भी उनकी हेल्थ काउंसलर हैं, वो उनसे मशवरा करके उनके डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग कि कितनी स्टेज पे उनकी डायबिटीज़ की रेंज चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो लोग भी ले सकते हैं। बट ज़्यादा कंजप्शन उनकी शुगर लेवल को बढ़ा देता है, तो उनके लिए ये नुकसानदेह होता है, वो इसको अवॉइड करें। उसके अलावा जो मैंगो है ना, वो विटामिन ए और विटामिन सी का रिच सोर्स है। अच्छा। और फोलेट का, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा, इससे तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती हैं। और विटामिन ए हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी इम्यूनिटी बूस्टर, तो दैट्स मीन के जो आम है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर। बट इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे आम देख लिए तो भाई शुरू हो जाओ। हाँ। एक सर्विंग साइज़ है, एक पोर्शन साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी कंजप्शन करनी चाहिए। और उसके रिलेटेड हमें एक मीडियम साइज़ का मैंगो पर डे खाना चाहिए बस। मतलब डेली रूटीन, डेली खा सकते हैं एक मैंगो? यस, डेली खा सकते। जो आपने 5 मिनट में इतनी सारों की कंजप्शन करनी है तो बेहतर है कि आप एक खा लें और डेली बेसिस पे आप एक आम की कंजप्शन कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये उनके लिए हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वो उनको कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो उनकी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उनकी इम्यूनिटी। ज़ाहिर बात है, एक जब दिल का मरीज़ है वो बहुत वीक है इंटरनली, उनका हार्ट का इशू चल रहा है उनकी बॉडी के अंदर, तो उनका इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ जी, बिल्कुल।
तो वो जो मैंगो है उसमें ऑलरेडी विटामिन सी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो उनकी बॉडी को और इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, तो वो उनके लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, दूसरा आपने बताया विटामिन ए है, विटामिन सी है और फोलेट इसमें पाया जाता है। तो विटामिन ए का आपने बता दिया कि ये किसके लिए अच्छा होता है, विटामिन सी, फोलेट किसके लिए अच्छा है, हमारी जो क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली गर्ल्स में। ओके। बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्ल्स और बच्चे ये दोनों एक ग्रोइंग एज में चल रहे होते हैं। हाँ। इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी गर्ल्स हैं, एक अलग ही टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो अनीमिक हाँ, को सफ़र कर रही हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। अगर वो अनीमिक हैं या उनको लग रहा है कि उनकी बॉडी में खून की कमी है, या अगर वो चाहती हैं कि उनको आगे ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, उनकी रिप्रोडक्शन में कोई मसले ना आए, तो वो लोग जो है वो मैंगो का इस्तेमाल फोलेट हेल्प आउट करता है उन्हें इस चीज़ में। और वो डेली रूटीन में इसका इंटेक कर सकते हैं? ये कर सकती हैं, बट कोशिश करें कि हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ही करें, क्योंकि अगर हम लोग थर्मिक इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ना थर्मिक इफेक्ट होता है, किसी का गर्म होता है तो किसी का ठंडा होता है, और इसको कहा जाता है कि इसकी तासीर गर्म है, गर्म होती है, तो इसकी थोड़ी सी गर्म होती है। तो डेली बेसिस पे आप चाहे ना करें, आप हफ्ते में 3-4 दफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ना हमारा खाना जो है हमारे दिमाग से बहुत लिंक करता है। लोगों ने एक साइकी बनाई हुई है कि भाई हम अंडा खाएंगे या हम आम खाएंगे तो हमें एक्ने हो जानी है, और लिटरली हो जाती है लोगों को, क्योंकि वो उन्होंने अपने माइंड में वो चीज़ को बैठाया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लेकिन वाकई इसकी तासीर गर्म है, इसका थर्मल इफेक्ट मतलब हॉट साइड पे जाता है? यस, जाता है। ओके, ठीक है, इफेक्ट करता है ये हमारी बॉडी को, इसलिए आप कोशिश करें। और अगर आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है, आप बहुत ज़्यादा वहमी हैं कि भाई मुझे ये मसला हो जाएगा, फिर आप कोशिश करें, आप हफ्ते में 3-4 दफ़ा ले सकते हैं, तो डेली लेने से इसका लेकिन जो गर्ल्स या जो बॉयज़ भी खासतौर पर एक्नी प्रोन स्किन होती है उनकी, तो जिनको एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो वो फिर इसको अवॉइड ही करें, ना ही खाएं? वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि हमारी बॉडी आगे हीट स्टमक इश्यूज़ की वजह से हमारी स्किन खराब होना शुरू होती है, एक्नी आना शुरू हो जाती है। तो ऑलरेडी आप इस तरह का कुछ खा रहे हैं, मैं सिर्फ मैंगो को नहीं इसमें करूँगी, आप कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं, तो वो जाहिर बात है डायरेक्टली पहले किस पे इफेक्ट करना है, हमारे स्टमक पे करना है, और स्टमक इफेक्ट किस पे आने हैं, हमारी स्किन के ऊपर आने हैं। तो अगर आपको लगता है और जो डॉक्टर ने आपको या डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट ने मना किया है भाई आप इस चीज़ से अवॉइड करें, तो ये आप पे लाजिम है कि आप उस चीज़ को अवॉइड करें, ताकि आपका स्टमक अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए और आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाए। लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि अच्छा इसकी तासीर गर्म है, तो आपने मैंगो जितना मर्जी खा लो और उसके बाद आप लस्सी पी लो, दूध वाली, उसमें पानी मिला के नमक वाली लस्सी पी लो, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो मैदा वो ना ठंडा हो जाएगा। तो वाकई लस्सी पीनी चाहिए उसके बाद, और वो काम करती है? काम करती है, लेकिन हम लस्सी इसलिए लेते हैं कि उसमें हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं, जो मिल्क की अपनी थिकनेस होती है ना, वो जब कम हो जाती है, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेती है, तो हम लोग इसलिए वाटर ऐड करते हैं। तो मैं ये सब लोगों से ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कभी भी आम के साथ खाली आप होल मिल्क मत लें, दूध नहीं पीना, दूध मत लें, वो आपके डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा। अच्छा, ठीक है, खाली आप लोगों ने ये नहीं कि भाई लस्सी हमें नहीं पसंद तो हम लोग दूध ऊपर से पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, नो, ठीक है, वो अच्छा। आपके डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म जो है उस पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो लस्सी का ये है कि इसमें वाटर ऐड करते हैं हम लोग, सोल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो काम जो है थोड़ा इक्वल हो जाता है। तो आप लोग लस्सी ले सकते हैं, इसमें ऐसे वैसा कोई भी नहीं है कि आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, आपकी बॉडी को नहीं पहुंचेगा, तो वो आप उसको ले सकते हैं, वो हेल्दी ही होता है। अब अच्छा, दूसरा शिजा, यहाँ पर हमारा ख़ित्ता ऐसा है जहाँ पर हम रह रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के आम होते हैं, कोई 1-2 इक़साम के नहीं, मुख्तलिफ इक़साम के हैं। तो कौन से ज़्यादा बेहतर, कौन सी इक़साम है, कौन से किस्म है जो हमें खानी चाहिए? इसमें ऐसा कोई भी ये नहीं है कि भाई वो जो एक चूसने वाले होते हैं कि उसमें जो है हम लोग वो खाएंगे तो हमारी थोड़ी सी उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है या उसमें विटामिन्स कम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इक्वली जितनी कैलोरीज, मीडियम साइज़ का जो हमारा एक मैंगो है उसमें 202 कैलोरीज होती हैं, 202, ठीक है, एक मीडियम साइज़ का। बट अगर आप दूसरा ले रहे हैं, एक छोटी साइज़ का ले रहे हैं, तो उसमें जाहिर बात है कैलोरीज कम होंगी। अच्छा। बस कैलोरीज डिफरेंस है और कोई भी इसमें ऐसा इशू नहीं है। अगर आपके एक मीडियम साइज़ के मैंगो में 1 ग्राम प्रोटीन है, तो जाहिर बात है जब आप मीडियम स्मॉल ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन उससे भी कम होगी। ठीक है, बस इन चीज़ों का फ़र्क है, क्वांटिटी का फ़र्क है, और उसके अलावा ऐसा इनमें हेल्थ बेनिफिट्स इनके वही हैं, आपको वही आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे, आपकी हार्ट को अच्छा रखेंगे, आपकी स्किन को अच्छा रखेंगे, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनके लिए कॉन्स्टिपेशन रहती है, ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं।
तो वो फिर एक खाएं या कितने ज़्यादा खाएं? एक ही, हमने पोर्शन साइज कंट्रोल करना है, सर्विंग एक ही लेनी है हम लोगों ने, ठीक है, सर्विंग एक ही लेनी है। हाँ, आप उसके साथ कोई और फलों का इस्तेमाल कर लें, लाइक जैसे अब सीजनल बहुत सारे फल आए हुए हैं, आप कोई और इस्तेमाल कर लें साथ, लेकिन मैंगो की एक सर्विंग, मैंगो सिर्फ एक ही सर्विंग है। अच्छा, क्या अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें फ्रूट खाने का भी एक टाइम होना चाहिए, जिसमें आप फ्रूट खाएं तो वो उसके बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, तो क्या टाइम होना चाहिए मैंगो खाने का? रात वरना को तो नहीं होना चाहिए। हम तो किसी भी टाइम मैंगो खा सकते हैं, बस सामने पड़ा होना चाहिए मैंगो, वो सुबह हो, दोपहर हो या फिर रात हो। हमें जो सबसे बेस्ट टाइम है फ्रूट की कंजप्शन का वो है दोपहर को, सुबह के टाइम 10 से 11 बजे के, मतलब आपके ब्रेकफास्ट के बाद। अच्छा। शाम से पहले पहले आप लोग फ्रूट खा सकते हैं। ओके। रात को खाने के नुकसान ये है कि हम लोग वो खा के, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है हमारी, कामों से हम लोग आए होते हैं, थके होते हैं, वहाँ पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं। हम जब फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, वो फाइबर होता है फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, वो फाइबर जो है वो हमारी डाइजेशन का काम करता है। जब हम लोगों ने वो खा के एक जगह पे बैठे रहना है, लेट जाना है, तो हमारी डाइजेशन इफेक्ट करती है। अच्छा। हमारी बॉडी का मेन स्टमक का काम ही डाइजेशन है, क्लींजिंग करना है, और जब ये चीज़ें ही हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो रही तो जाहिर बात है बीमारियां तो आनी हैं। तो इसलिए स्टमक जो फ्रूट्स हैं वो रात को खाने के लिए हम लोग इसलिए मना करते हैं कि हमारी जो डाइजेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए क्योंकि सुबह ये होता है कि हम लोग चलते फिरते रहते हैं, एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो वो हमारी डाइजेशन अच्छी होती है, हजम हो जाता है, हमें डाइजेस्ट हो जाता है। बट रात को वो डाइजेशन अच्छी नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए हम रात को मना करते हैं कि आप लोग रात को मत लें। हाँ, बट एक न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम लोग रात को आम खाते हैं तो उससे हमारी नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा। हमारा जो स्लीप साइकिल है वो बहुत अच्छा होता है। नींद की कमी है या कोई मसला है, या लेटे रहते हैं 2-2 घंटे और नींद नहीं आ रही होती है, और ये एक न्यू रिसर्च आई है, ये अभी 1 हफ्ता पहले ही, उसमें ये है कि अगर हम लोग रात को मैंगो की कंजप्शन करते हैं तो उससे हमारा स्लीप साइकिल बहुत बेस्ट हो जाता है। तो मतलब उसमें ऐसी क्या चीज़ उन्हें पता चली है कि मैंगो में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे स्लीप साइकिल को बेहतर कर रही होती है? विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से वो, क्योंकि हमारे एक मेलाटोनिन एक हमारा फैक्टर होता है, हार्मोन होता है, हार्मोन जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। मैंगो जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और जब वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो हमारा जो मूड है वो बहुत हैप्पी होते हैं, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, और हम लोग अच्छी तरह जो है हमें स्लीप आ जाती है, नींद आ जाती है। तो मतलब जिन्हें नींद का प्रॉब्लम है वो रात को प्रेफर करें खाना कर लें, बट मेरे साथ ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग फ़ौरन लेट मत जाएँ। आप लोग मैक्सिमम कोई 15-20 मिनट चहलकदमी कर लें, करने के बाद फिर आप लोग सो जाएँ, ठीक है, ताकि अगर कोई है मसला मसाइल की हमारी मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगी या हमें स्टमक का कोई इशू हो जाएगा तो हम उससे भी बच जाएंगे। ठीक, 15 मिनट निकाल लें आम खाने के बाद, आप लोग जो है वो फिर सो सकते हैं। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हम नाश्ते में फ्रूट्स का इंटेक कर लें या आम का इंटेक कर लें, कुछ और खाने का दिल नहीं कर रहा, गर्मी इतनी पड़ रही होती है, तो हम लोग सिर्फ फ्रूट्स खा लें तो हमारा ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो क्या एज अ होल मील या एज अ ब्रेकफास्ट हम यूज़ कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये है कि जब आप सुबह सो के उठे हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सो के उठे हैं तो आप फ़ौरन से फल खाना शुरू कर दें। आप पहले सबसे उठ के अपनी रूटीन बनाएंगे, पहले नीम गर्म पानी पिएं, ताकि आपकी जिस तरह हम लोग, मैं सबको ये एग्जांपल देती हूँ, हम लोग ईद की सफाइयाँ वगैरह कर रहे होते हैं, कोई भी सफाइयाँ कर रहे होते हैं, बहुत कचरा इकट्ठा हो जाता है, जब तक हम पानी का प्रेशर उस पर नहीं डालते तो वो सारा एक ढीले बन के जो है वो पड़े रहते हैं, वो सही तरीके से साफ़ नहीं होते। तो सेम यही हमारी बॉडी का सिस्टम है, हम सारी रात सोते हैं ना तो हमारी बॉडी में डाइजेशन चल रही है, क्लींजिंग का प्रोसेस। अच्छा। सुबह वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जब हम सुबह उठ के पानी पीते हैं, फॉर मैक्सिमम 2 ग्लास हम पानी पीते हैं, तो जितना वो फैट एक जगह पे एक्यूमुलेट हुआ होता है, इकट्ठा होता है, तो वो सारा हमारी बॉडी से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और अगर हम लोग नहीं पीते तो वो हमारी बॉडी में फैट बनना शुरू हो जाता है, जो हमें बेली फैट हो जाता है, चिन फैट हो जाता है। तो वो अगर हम लोग वाटर इनटेक कम रखते हैं तो वो हमारी बॉडी में वो जिस तरह के जगह जगह कूड़े के ढेर नहीं पड़े होते हैं, जब तक हम लोग उसको सफाई ना करें वो नहीं होता। सेम हमारी बॉडी का भी यही सिस्टम है। तो वो हमें वाटर सबसे पहले उठ के वो पानी पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर से सारा फैट मेल्ट होना शुरू हो जाए। और सबसे बेस्ट है कि नीम गर्म पानी, अब गर्मियां हैं, आप ना ज़्यादा गर्म करें, आप लोग बिल्कुल नीम सा, या आप सिंपल जो नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर है वही आजकल बहुत गर्म है, तो आप लोग वही कंजप्ट कर लें, तो उसी से आपको इफेक्ट होंगे। और उसके बाद आप अपने फ्रूट ले लें, फ्रूट का एक हैवी सा बाउल आप ले सकते हैं। ओके। अच्छा, अब ये तो हमने कह दिया कि होल फ्रूट खाना है। अब होल फ्रूट के साथ साथ हम मिल्क शेक भी पी रहे होते हैं और इसका जूस भी पी रहे होते हैं, बहुत से लोग पी रहे होते हैं, तो पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए?
जैसा कि मैंने कहा कि आम में विटामिन सी है और विटामिन सी हमेशा उन चीज़ों में होता है जिसमें थोड़ी सी खटास होती है, ठीक है। और कभी भी खट्टी चीज़ों, इतना खट्टा खैर वो नहीं होता, इवन कि मीठा लगता है, लेकिन उसमें खटास होती है विटामिन सी की वजह से। तो हमें भी कभी भी खट्टी चीज़ों को दूध में ऐड नहीं करना चाहिए। जब हम उनकी कंजप्शन करते हैं तो वो हमारी स्टमक का एसिडिटी लेवल बढ़ा देते हैं। अच्छा। हम लोग बहुत शौक से पीते हैं मैंगो शेक, आलू शेक, बहुत शौक से कंजप्ट करते हैं, बट ये नहीं पता कि वो हमारे स्टमक के एसिडिटी लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो कभी भी आम को दूध के साथ मत लें, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया। लेकिन हम तो कितने सालों से बचपन से ये पीते आ रहे हैं, घर में माएँ जो है वो मैंगो शेक बना के दे रही होती है बच्चों को। और इवन हम लोग कहें ना कि पानी में बना लें, ठंडा होता है, अच्छा लगता है, तो वो नहीं, ये वो लोग हमें और सेंस में लेना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों पानी में कौन पी रहा होता है, ये तो मैंगो शेक पीते हैं, हाँ, दूध में डाल के। तो नहीं लेना चाहिए वो। हम सारे मसले कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे स्टमक से। अगर हमारा स्टमक ही हैप्पी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे हैप्पी जिंदगी गुजार सकते हैं? ठीक है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हमें दूध मैंगो का कॉम्बिनेशन इकट्ठा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी मौजूद है और मतलब अगर हम उसको दूध के साथ मिक्स करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन लेवल भी जो है वो भी कम हो जाएगा मैंगो का। हाँ, देखें, एक दूध हमने ले लिया, मिल्क शेक बना रहे हैं, ऑलरेडी जो आम है वो बहुत मीठा है, उसमें हम लोग 3 से 4 चम्मच एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर रहे हैं। तो वो जो नेचुरल चीज़ थी, नेचुरल उसकी चीज़ें थी, वो तो ख़त्म हो गई, बीच में तो आर्टिफिशियल चीनी आ गई, उसने अब अपने रोल प्ले करने हैं। तो जो आम की तासीर थी और जो दूध की तासीर अपनी थी, उसके अपने न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे आपस में अजीब तरह से मिल जाते हैं और शुगर ज़्यादा अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है। और अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए मिठाइयाँ फलों की फॉर्म में हमें दी हैं, तो जब वो खुद मीठे हैं तो हम लोग क्यों दूसरी चीज़ें चीनी वगैरह ऐड कर रहे हैं? तो वो सारी न्यूट्रिशन हमारी बस ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ टेस्ट हमने किए हुए, एनहांस किए हुए, ठीक है, कुछ भी नहीं तो है। फिर मिल्क शेक नहीं पीना चाहिए, जूस का इंटेक कर लेना चाहिए। ये बेस्ट है, आप जूस का इंटेक करें, पर कोशिश करें उसमें भी चीनी ऐड मत करें। चीनी के बगैर बनाए, आप ट्राई करके देखें, सब घरों में ट्राई करके देखें, आपको वो आम का ही मीठा टेस्ट ही आएगा, अजीब टेस्ट नहीं आएगा, बहुत मज़े का आएगा। पानी के अंदर डाइल्यूट करके उसको पीने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर हो सकता है तो होल फ्रूट खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, सबसे बेस्ट है वो, क्योंकि उसमें आपको ना एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, ना शुगर ऐड करनी पड़ेगी, तो वो तो सबसे बेस्ट है। आप उसको वैसे ही कंजप्ट कर लें और थोड़ी देर बाद अगर डील कर रहे हैं तो बाद में दूध पी लें, कोई 2 घंटे का बीच में ब्रेक लेके अब फिर मिल्क की कंजप्शन कर लें, या फिर लस्सी का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर वो है कि वो आपको हाइड्रेट भी रखती है और रिफ्रेश भी आपको रखती है, आपके मूड को। स्पेशली जितनी गर्मी पड़ रही है आजकल और हब्स का मौसम है, तो उसमें जितना आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि जितनी हमें पसीना आ रहा है आजकल, तो पसीना इतना आ रहा है कि खुश्क नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, स्वेटिंग से हमारी जितना भी वाटर हमने इंटेक किया वो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी से निकल रहा है। तो हमें वाटर, पानी, अपनी लिक्विड चीज़ों को बहुत इंटेक करें आप लोग, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा दूसरा मुझे ये शिज़ा बताएं कि ये तो हम फ्रूट की बात की है, अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके मुरब्बे भी यूज़ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आम का मुरब्बा, आंवला है, रीठा है, इस तरह के मुरब्बा भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है और किन लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है? जितने भी मुरब्बे हैं ना, ये डायबिटिक पेशेंट के अलावा आप हाइपरटेंसिव पेशेंट भी ले सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर भी ले सकते हैं, इवन वेट लॉस के पेशेंट भी इसकी कंजप्शन कर सकते हैं। स्पेशली आंवला का नाम लिया आपने, अच्छा, ये बहुत बेस्ट है फॉर वेट लॉस। ठीक है, तो आप ये डायबिटिक पेशेंट इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि जब हम इनके मुरब्बे बनाते हैं ना तो हम इनमें और शुगर ऐड करते हैं। हर चीज़ में शुगर ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो शुगर इसमें और ऐड करके उसको फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करके फिर उसको हम लोग से शीरा बनाते हैं एक्चुअली में चीनी का, फिर उसमें उसको लगता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो मेंटेन रहे। तो ऑलरेडी उसमें शुगर है, तो वो जाहिर बात है, अब शुगर है तो वो तो हेल्दी तो होगा नहीं हमारे लिए। बट अगर आप लोग घर में खुद बना रहे हैं हेल्दी तरीके से, तो वो सबसे बेस्ट है कि आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें शुगर ऐड कर लें, या करें ही ना, वैसे थोड़ा सा पानी में फ्रूट्स को सॉफ्ट करके आप जो है उसमें अपने बाउल में किसी में सेव करके अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है। बाहर पड़े होते हैं वैसे ही ऊपर मक्खियाँ और वहाँ का जितना भी हाइजेनिक स्टेटस वगैरह है वो बहुत इफेक्ट होता है। तो मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ। मैं कोई भी चीज़ हो तो मैं कहती हूँ कि आप लोग घर में इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, प्रिपेयर करके आप अपनी फ्रिज में जो है इनको स्टोर कर लें, ताकि आपको हेल्थ के बेनिफिट्स मिलें। ये नहीं है कि आप एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं तो उल्टा आप और बीमारियां लगवा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करके घर में इन चीज़ों को बनाने की कोशिश करें, लिटरली ये बहुत इजीली बन जाते हैं।
ठीक है। सिंपल सा शीरा, शीरे के लिए तो चीनी तो कंपलसरी है, बट आप उसमें बहुत मिनिमम सी ऐड करें, बहुत मिनिमम सी ऐड करके इसका शीरा बना के जो भी फ्रूट आपने, जिसका आपको मुरब्बा चाहिए, आम का, गाजर का, जो भी है, और वो थोड़ा सा उसमें डाल के आप अपनी फ्रिज में उसको स्टोर कर लें। सिंपल, और लिटरली वो बाहर से ज़्यादा मज़ेदार बनता है। कि घर में भी आप आराम से इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये मुरब्बा जैसे आपने कहा कि वेट लॉस के लिए भी खा सकते हैं, लेकिन क्या आम जो होल फ्रूट है वो खा सकते हैं वेट लॉस के लिए, जो वेट कम कर रहे हैं अपना? खा सकते हैं, डिपेंड करता है वो किस स्टेटस पे हैं। लाइक वो ओवरवेट पे हैं, वो ओबीस की स्टेज 1 पे हैं, ओबीस की स्टेज 2 पे हैं, या ओबीस की स्टेज 3 पे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। उनको जो भी काउंसिल कर रहे हैं उनके डॉक्टर्स, तो वो फिर उनको डिसाइड करके बताएंगे भाई आप एक खा लो, आप आधा खा लो, या आप हफ्ते में 3 दफ़ा खा लो, बट वो लोग ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन यूजुअली जिसने सिर्फ अपना वेट मेंटेन करना है वो क्या कर सकते हैं? मतलब वो ओबीस की तरफ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना सिर्फ, जैसे गर्ल्स खासतौर पर ज़्यादातर होती हैं, उनका वही होता है कि हम ज़्यादा मोटे ना हों, हमारा वेट सिर्फ मेंटेन हो रहा है, तो वो क्या डेली रूटीन में खा सकती हैं कि नहीं खा सकती? हफ्ते में 3 दफ़ा। अच्छा, वो भी 1 सर्विंग। ओके, ठीक है, 1 सर्विंग हफ्ते में 3 दफ़ा। हम लोग मेंटेन, ये ना हो कि मैं कह दूँ कि आप 7 दिन खाएं तो वो जो है वो आप गर्मियों में ओवरवेट में चले जाएं। आप हफ्ते में 3 दफ़ा खाएं, इंशाल्लाह आपका वेट मेंटेन रहेगा। ये वेट मेंटेन के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा। बट वही चीज़ ना, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, पोर्शन साइज़ में अच्छी लगती है। अगर हम लोग ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, चाहे उसके अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो हफ्ते में 3 दफ़ा आप लोग उसका इंटेक कर सकते हैं। और दूसरा, जिनका वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पतले लोग होते हैं जो तंग आ गए होते हैं, जिन्होंने अपना वेट गेन करना होता है, वो लोग भी इसका इंटेक कर सकते हैं। किस तरह इसका इंटेक कर सकते हैं जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? स्मूदी की फॉर्म में। अच्छा, ठीक है, स्मूदी की फॉर्म में वो ले सकते हैं, साथ बनाना ऐड करें। एक रेसिपी, चलें आप टॉपिक शुरू किया तो रेसिपी बता देती हूँ। उसमें आप लोग बनाना ऐड करें, उसमें आप लोग कुछ नट्स ऐड करें, लाइक अच्छा। बादाम ऐड कर लें, मेवे ऐड कर लें, खजूर ऐड कर लें, और कुछ चॉकलेट ऐड कर लें। सबसे बेस्ट है डार्क चॉकलेट, बट अगर आप लोग डार्क चॉकलेट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो बाहर से आप कोई भी, वो जो आजकल डेयरी मिल्क मिलती हैं, आई थिंक 50-60 की मिल रही है, आप वो सिंपल वो एक पूरी बीच में ऐड करके दूध के अंदर इन सब चीज़ों को करके, तो वो एक बहुत कमाल की स्मूदी बन जाती है। अच्छा। और इस स्मूदी से आप लोग 1 मंथ में 3 से 4 kg वजन गेन कर सकते हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने पेशेंट्स को करवाया भी है। उसमें आपने मैंगो लेना है मीडियम साइज़ का, उसमें आपने बनाना ऐड करने हैं, उसमें आपने बादाम ऐड करने हैं, 7 की सर्विंग। अच्छा। बादाम डिपेंड करता है आप उसके छिलका उतार लें या ना उतारें, जिस तरीके से आपको पसंद है। उसमें आप 7 से 8 जो है वो मेवे ऐड करें, 3 खजूरें ऐड करें, 1 अखरोट ऐड करें, उन चीज़ों को ग्राइंड करें और वो आप पी लें। चॉकलेट ऐड करें, स्मूदी इसकी बना के। स्मूदी बहुत मज़े की बन जाती है। और कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे भी हैं जो बादाम मेवे नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो सिंपल केला और जो है वो आम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो मिल्क शेक बना लें, इनका मिल्क शेक। बाहर से एक चॉकलेट परचेज कर लें, चाहे आप 50 वाली कर लें या 20-30 या जितने वाली भी आप ले सकते हैं, वो करके उसमें डाल के आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये वो डेली पिए और एक टाइम पिए या 2-3 दफ़ा पिए तब जाके उनका वेट गेन होगा? हमने जब किसी को कोई चीज़ स्टार्ट करवानी होती है ना, तो हमने पहले एकदम उस पर वो चीज़ हैवी नहीं करनी होती, ताकि उसका स्टमक ख़राब हो जाए। हर बात स्टमक पे ही शुरू और स्टमक पे ख़त्म है। तो जब हमने कोई चीज़ स्टार्ट करवानी होती है ना, तो वो हम बीच में गैप दे के स्टार्ट करवाते हैं, लाइक हफ्ते में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा। जब हम देख लेते हैं भी इसका स्टमक उस चीज़ पे एडजस्ट हो गया है, अब उसको कोई इश्यूज़ नहीं हुए, क्योंकि कुछ लोगों को इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या कुछ को डायरिया हो जाता है, जिनका स्टमक बहुत वीक होता है। ओके, तो हम लोग हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा स्टार्ट करवाते हैं। जब हमें लगता है भाई ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे, तो फिर हम वो वाला वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक उसको डेली बेसिस पे सिर्फ दिन में 1 दफ़ा या ब्रेकफास्ट में ले ले या किसी स्नैक में ले ले, रात को नहीं लेना। अच्छा, रात को ठीक है, ब्रेकफास्ट कर ले या कोई स्नैक ले ले, 10 से 11 बजे का स्नैक वो ले ले, ठीक है, और साथ 2 उबले हुए अंडे खा ले। अच्छा, तो ये उसके लिए एक मील तैयार हो जाता है जो वेट गेन के लिए, और उसके बाद उससे कोई 3-4 घंटे तक उनको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद वो जो भी नेक्स्ट उनका मील है, जो भी डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है, तो देन वो ले सकते हैं। मतलब हमने आपको सारी जितनी भी बेनिफिट्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, आप वेट लॉस जर्नी के लिए खा सकते हैं, वेट गेन जर्नी के लिए खा सकते हैं, और किन किन को मना है हमने वो भी आपको बता दिया बेनिफिट्स के साथ कि आम आपने खाना है लेकिन कितना खाना है। हमारे साथ शिज़ा मौजूद है। शिज़ा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई, और यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, सुबह भर में मॉनसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है। रवा साल मॉनसून बारिशें 30% तक ज़्यादा होने के ख़तरात हैं और इस हफ्ते से पंजाब में मॉनसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशनगोई भी की गई है। PGMA की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को आगाह कर दिया गया है और जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात हैं और जुलाई के दूसरे हफ्ते में 25 से 35 मिलीमीटर बारिशें मुतवक्के हैं। मुख्तलिफ महकमे अलर्ट हैं और जो हुकूमत पंजाब है वो भी मुतहरक नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ की एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल रही, उसका कुछ हिस्सा है जो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। शुएब, ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? हाँ हाँ हाँ, एरियाज क्लियर हो रहे हैं। मैं लाहौर के राउंड पे हूँ, मुझे वैसे पानी नहीं नजर आ रहा। अब हम अंदरून शहर में जा रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये गलियां हैं उनमें जाके भी देखें पानी कहीं खड़ा तो नहीं है। कमिश्नर साहब किधर हैं? अच्छा, वो फील्ड में। और डीसी किधर है? और डीसी किधर है? डीसी किधर है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, जैमर्स चल रहे हैं। मुझे ये बताओ डीसी किधर है? और एसीज? ये है वो जो अब किंडरगार्टन बन रहा है बच्चों का, गवर्नमेंट का नया। शुएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और एसीज भी फील्ड में है। अच्छा, जो भी जहां पर भी पानी इकट्ठा होता है उसको टेक्नोलॉजी के साथ, सेफ सिटी कैमरास के साथ, जैसे हमने ईद की सफाई का ऑपरेशन मॉनिटर किया था, इसी तरह सेफ सिटी कैमरास को। और जनाब, ये वीडियो थी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की, जो कि जब पहले दिन बारिश हुई है 1 जुलाई को, और उसके बाद ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही थी कि कंसर्न नज़र आती हैं मरीम नवाज़ साहिबा कि कहीं पर भी पानी नज़र ना आए और कमिश्नर कहाँ पर है, डीसी कहाँ पर है, एसीज जो है वो फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किस तरह न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ना जनाब निकासी आब का जो अमल है उसको तेज़ करने की हिदायत भी मरीम नवाज़ की तरफ से की गई हैं। तो आगे का क्या प्लान इन्होंने किया है, क्योंकि बारिशें इस साल 30 से 35% ज़्यादा बरसने की इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं महकमों की तरफ से। तो किस तरह का प्लान किया गया है, किस तरह केटर किया जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, इमरान अकबर। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, ये वीडियो जो हमने देखी काफ़ी वायरल भी हो रही थी और काफ़ी कंसर्न भी नज़र आ रही हैं सीएम साहिबा कि जनाब कहीं पर भी पानी नज़र नहीं आना चाहिए, और उन्होंने सबका पूछा है कमिश्नर कहाँ पर है, डीसी कहाँ पर है, एसी कहाँ पर हैं, वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी बारिशों का आगाज़ होना है, बल्कि पहली बारिश तो हो चुकी है मानसून की, तो किस तरह क्या लायामल बनाया गया है, इंतज़ामिया ने किस तरह इस सारे प्रोग्राम को तश्कील दिया? देखिए अनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला पंजाब जो है ना, हमने अब तक देखा है उनकी अब तकरीबन 100 दिन ही बल्कि 120 दिन से ऊपर हो गए हैं। अब मौजूदा सूरत हाल में कि वो शहर लाहौर पर बहुत गहरी नज़र रखती हैं और उनको पता है कि शहर लाहौर बोल रहा है तो पूरा पंजाब बोल रहा है। तो यहाँ पर जो मामला है, अब सफाई का चूँकि बड़ी ईद ख़त्म हो चुकी है और अब चूँकि मानसून आए, तो मानसून में आपको पता है जो मेन सोर पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा लक्ष्मी चौक है, हाँ जी। और उसके बाद आपने देखा होगा नाखुदा चौक, फिर इसके साथ जो शुमाली लाहौर सारा है, इसको वैसे ही लिख दिया गया है डुबनपुरा। अच्छा। यानी कि पानी खड़ा हो जाता है। अगर तेज़ बारिश हो और ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर वो 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे नहीं निकलता। अच्छा। तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कीन दिखाई दे रही हैं कि शहर लाहौर में जो है पानी जो है मेरे निकलने से, देखिए जी जब सीएम खुद निकलेंगे तो फ़र्क पड़ता है, वो छोटे हमले तक भी बात जाती है। वज़ीर आला निकली भी है, कोई भी बंदा आ गया उनके हाथ में तो फिर 90 डेज़ तो पक्की बात है, पीडी एक्ट लगेगा। अच्छा। ठीक है। अब ये है कि जब वो खुद फ़ोन कर रही हैं
और उन्होंने बताया कि मैं अगर लाहौर के राउंड में हूँ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान उनके साथ बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा। तो वो अगर मैं लाहौर के राउंड पे हूँ तो वो पूछ रही हैं कमिश्नर लाहौर किधर हैं, और उसके बाद उन्होंने डीसी का पूछा, क्योंकि पीछे जैमर है उनकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे, तो वो कॉल सही तरह जा नहीं रही, और उन्होंने बार बार डीसी लाहौर का पूछा, तो फिर डीसी लाहौर से बात भी की उन्होंने। अच्छा, ठीक जी है। आपने जो दिखाया है उसके बाद जो है, हाँ जी, तो आगे फिर वो कैंप ऑफिस में भी गई हैं, वहाँ पे वासा के मुलाजमिन से बड़े अच्छे तरीके से बात भी की, और उनको कहा कि बेटा कोई भी कहीं भी पानी अगर खड़ा है तो वो निकालें फौरी तौर पे। तो यही तरीकाकार होता है। और वो क्या कहें, यानी कि उन्होंने जब से आई हैं किसी अफसर को डांट नहीं बुलाई, उन्होंने काम ले रही हैं वो, और काम इसी तरह ही लिए जाते हैं। आप फील्ड में मौजूद हैं, काम हो जाएगा। आप फील्ड में मौजूद नहीं है तो आप दफ्तर में बैठ के फ़ोन पे बस पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। वीडियो लिंक में तो कुछ और नज़र आ रहा है, अगर आप कैमरे में देखेंगे तो वहाँ पे तो कुछ और है। जब तक आप अपने आइज से नहीं देखेंगे तब तक आपको लाहौर की शक्ल नज़र नहीं आएगी। अब देखेंगे आपके वो लक्ष्मी चौक से होकर गई, GPO चौक से होकर गई, बरकत मार्केट पहुँच गई, इसी तरह उन्होंने तमाम विजिट किया, और वो सीधा मरी से आई थी। अच्छा, हाँ जी, वो अपना 2 रोज़ा दौरा था, 1 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पर उन्होंने उस दौरे को छोड़ा, और वो लाहौर पहुँच गई 2:30 बजे। 3 सवा 3 बजे पूरे लाहौर में अल्टीमेटम बज गया। इस तरह वो बेल बजनी शुरू हो गई कि CM सड़कों पे आ गई हैं। अच्छा। हालांकि बारिश कब हुई है मुझे बताएं जरा। सुबह 5 बजे हुई है, और 1 घंटे की बारिश ने जल थल किया है लाहौर को। लिबर्टी मार्केट की अगर बात की जाए तो उसकी पार्किंग में पानी सारा दिन खड़ा रहा, और शाम 4 बजे जाके निकला। वजह क्या थी, डी वाटरिंग सेट लगाए हुए हैं। जो डी वाटरिंग सेट है, हम न्यूयॉर्क में थोड़ी बैठे हुए हैं, न्यूयॉर्क भी इसी तरह ही होता है, दुबई आपके सामने है, बाहर के मुल्क आपके सामने है। जब भी आपके बारिश का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये नहीं हो सकता कि 2 घंटे बाद पानी निकल जाए। वो देखिए जहाँ से उसने निकलना है वहाँ पर एक सीवरेज सिस्टम है पूरा, और देखें जहाँ पे हम ज़मीन पर अगर ऊपर चलते हैं तो पीछे नीचे तमाम सिस्टम चल रहा होता है, पूरा एक निज़ाम चल रहा है। तो ये इस निज़ाम के लिए 1-2 घंटे मायने नहीं रखते। मकसद ये कहने का बारिश ख़त्म होने के बाद आप ये सोचें कि जो 100 पॉइंट हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा होता है, वहाँ से पानी निकालने के लिए मुतहरिक होना पड़ेगा। अगर नहीं मुतहरिक होंगे तो वो फिर पानी अगर वो निकलना 3 घंटों में 4 घंटों में, वो चला जाएगा 7 से 8 घंटों। लेकिन अभी तो देखिए सिर्फ 1 से 2 घंटे ये बारिश बरसी है 1 जुलाई को, आगे ये और भी ज़्यादा और मुसलसल बारिशें होने वाली हैं, और 30 से 35% ज़्यादा है इस साल। देखिए मुनीबा, बलाई और वस्ती पंजाब जो है वहाँ पे बारिशों का ज़्यादा अल्टीमेटम है। ठीक है, आपका जो लाहौर शहर है यहाँ पे भी बारिशें होनी है, मगर ज़्यादा अल्टीमेटम दूसरे इलाकों में है। बलाई में, ऊंचे इलाकों में, वस्ती पंजाब भी वो दरमियान में आता है। मगर मकसद ये कहने का है कि जो लाहौर शहर है, लाहौर शहर में वैसे ही जब बारिश होती है तो एक दफ़ा देखिए आपकी ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है, और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाती है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, घर का सामान नहीं ला सकते। आप देखें आज अगर बारिश भी होती है तो आपका काम फौरी तौर पर सुस्त हो जाएगा। आप कोई भी काम करेंगे, अच्छा जी बारिश हो रही है, बाहर ट्रैफिक जैम है, थोड़ा सा निज़ाम जो है वो चेंज हो जाता है। मगर मकसद ये कहने का बारिश रहमत है। देखिए एक तरफ आप बारिश के लिए सीवरेज सिस्टम को सेट कर रहे हैं, हम लोग के बारिश हो। देखिए जितनी बाहर इस वक्त गर्मी है, और गर्मी के साथ जो है हब्स का मौसम, और उसके बाद जो बिजली के बिल हैं उन्होंने जान निकाल दी है लोगों की। और देखें एक तरफ से बचते हैं, कहते हैं अल्लाह मियां बारिश हो जाए, बारिश के बाद भी हफ्सा नहीं है, बारिश के बाद पहले भी हफ्स है, और उसके बाद जैसे ये अभी ताज़े बिल आए हैं, जो जुलाई का शुरू है, इतने बिल आए हैं कि कांधों से सेके। और बिलीव करें कि घरों में एक ही बात हो रही है, ये 12 टैक्स कौन देगा। यानी कि किसी का 1 लाख बिल आया है तो उसको 70,000 रुपया टैक्स है ऊपर, वो टैक्स पे कर रहा है, और वो बार बार पढ़ रहा है कि ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स। वो तो फाइलर हो गया, वो तो नॉन फाइलर रहा ही नहीं है। यानी कि इतने टैक्स देने के बाद वो तो फाइलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। लेकिन मसाइल कुछ आए हैं ना, कल जैसे पंजाब हुकूमत का आला सतह का इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने PHA पे सारा मलबा डाल दिया है कि जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो ऊंची हैं, थोड़ी सी ऊंची हैं, उसकी वजह से नहीं जा रहे हैं, पानी का निकास नहीं हो रहा। वो पिछले साल भी यही मसला बना था। जब निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब थे मोहसिन नकवी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें कोशिश की थी। आपने देखा होगा गवर्नर हाउस से पीछे जो जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स ऊंची थी उनको नीचे कर दिया गया ताकि पानी ज़ेरे ज़मीन हो जाए, पानी खड़ा ना हो यहाँ पे। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अब ये देखना टेक्निकल वही बात, पहले सड़क बना देते हैं, फिर बाद में सीवरेज वाले आ जाते हैं, फिर PTCL वाले आ जाते हैं, फिर सेफ सिटी वाले आ जाते हैं, खुदाई हो रही है। अभी यही प्रॉब्लम, इसी वजह से तो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम रुका हुआ है कि एक ही दफ़ा बनाएं,
अगर आपने शहर लाहौर में 1 अरब लगाना है, हाँ। आपने 2 अरब लगाना है, आपको पता है 140 अरब रुपया लगाने लगे हैं, यानी कि 1 खरब 40 अरब रुपए लाहौर शहर में लगने जा रहे हैं, जिसकी पहली किस्त जो है, पहला सिस्टम जो है वो 72 अरब से शुरू हो रहा है। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि ये मानसून गुजर जाए, अगस्त सितंबर में काम शुरू करेंगे, और उसमें कोई ऐसी गली नहीं जिसमें सीवरेज का पाइप नहीं होगा, और वो उसको तमाम जो उसके लवाजमात हैं SOPs के मुताबिक बनाई जाएगी। जिस तरह की 4 गलियां इस्लामपुरा में बनाई गई, और वहाँ पे आप बिलीव करेंगे, वहाँ पे आप जाएं तो एक अलग सी नजर आता है सारा। पानी भी नहीं अब खड़ा हुआ, कैसे खड़ा होगा ना, वो तो अब मॉडल गलियां बना के उन्होंने अब वहाँ पे पानी खड़ा हो गलियां बना तो जारी बात है, फिर तो बात वहीं पे आ जाती है कि ये क्या बनाया बात आ जाएगी ना कि ये क्या है। ये चीजें जो है देखने वाली हैं, इन चीज़ों को हमने समझना भी है। मगर मैं फिर कहूँगा कि बारिशी पानी है, शहरी भी थोड़ा सा देखें कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि अगर कहीं पे उनको कहीं पे कोई कूड़ा नजर आ रहा है, कहीं पे डक्का वगैरह लग गया है, वहाँ पे कोई चीज़ है, तो वो उसी वक्त उसको करें तो आप भी अपनी मदद करें, क्योंकि आपने भी तो वहीं पर रहना ना, वहीं से यही अपील है कि हमारे साथ ताउन करें, ताउन करने की कोशिश किया करें, ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके, इंतजामिया की तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से भी। हमारे साथ इमरान अकबर मौजूद है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। मानसून की बारिशों के हवाले से हम बात कर रहे थे, इंतजामिया ने क्या प्लान आउट किया है इसको हैंडल करने के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं गुर्दों के हवाले से। और गुर्दे हमारे जिस्म का इंतहाई अहम मौजू होते हैं। ये खून में मौजूद इजाफी सियाल और कचरे को फ़िल्टर करते हैं, और ये जिस्म के pH लेवल, नमक और पोटाशियम को कंट्रोल भी करते हैं। ये ऐसे हार्मोन्स भी पैदा करते हैं जो खून के सुर्ख खुलियों की पैदावार को कंट्रोल करके पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और अगर इनके अफ़ाल मुतासर होने पर कचरा जमा होने लगे तो उनकी सेहत का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है, ताकि भरपूर ज़िंदगी गुजारी जा सके। गुर्दों के अमराज के शिकार अफराद में दिल की शरेआनों से जुड़े अमराज का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालिया चंद दहाइयों के दौरान दुनिया भर में गुर्दों के अमराज की शरह में नुमाया इजाफ़ा होता जा रहा है। तो आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे कि गुर्दे फ़ेल होने की क्या वजूहात हैं और क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, किस तरह का इलाज मुआलजा करवाया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है हमें आज स्टूडियो में, जो कि डॉक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि मैं प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ। अच्छा। हाँ, नेफ्रोलॉजी हमारे कुलीग्स ही होते हैं जो बेसिकली फिजिशियंस होते हैं, तो हमारे पास सर्जरी और मेडिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या है नेफ्रोलॉजिस्ट में और यूरोलॉजिस्ट में? दोनों ही माहिरीन होते हैं गुर्दे के ही। जी, हम जो यूरोलॉजिस्ट होता है वो गुर्दा, मसाना और मर्दाना निज़ाम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके पास बड़ा सिस्टम होता है यूरोलॉजिस्ट के पास। अच्छा। और मोर ओवर वो सर्जरी भी करता है। अगर फ़र्ज़ कर लें किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, पथरी के ऑपरेशन की ज़रूरत है, प्रोस्टेट गदूद के ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो यूरोलॉजिस्ट बेसिकली उसके पास गुर्दा, मसाना, पथरी, गदूद और मर्दाना निज़ाम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और सर्जन भी है ये साथ। जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो गुर्दों का डॉक्टर होता है, जो गुर्दों की सिर्फ गुर्दे और उनका इलाज मुआलजा बजरिया मेडिसिन। वो सर्जन नहीं होते, वो सर्जन नहीं होता, वो फिजिशियन एज अ फिजिशियन होता है, वो फिजिशियन होते हैं। ओके, ठीक है। तो गुर्दों के हवाले से अगर बात करें तो आज हमने बात करनी है कि गुर्दे फेल हो क्यों रहे हैं इतनी ज़्यादा, इसकी रेशो क्यों बढ़ती जा रही है। ये बहुत अहम आपने टॉपिक छेड़ा है, और पूरी दुनिया में जैसे आपने बताया कि गुर्दों के अमराज बढ़ रहे हैं, उसकी बेशुमार वजूहात हैं। हम अपने ख़ित्ते के हिसाब से बात करते हैं। हमारे ख़ित्ते में गुर्दों का एक एस्टीमेटेड जो अंदाज़ा लगाया गया था चंद साल पहले, वो 10% से लेकर तकरीबन 20% अफराद जो हैं वो गुर्दों की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। अच्छा। अगर हम 15% भी लगाएं तो ये तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब, 4-4.5 करोड़ के करीब लोग बनते हैं, जो इतना एक बर्डन है कि जिसको ना तो गवर्नमेंट सेक्टर और ना ही प्राइवेट सेक्टर मिल के भी अगर हैंडल करना चाहें तो नहीं हैंडल हो सकता।
जिसकी वजह से गुर्दे फेल होने के बाद जो लोग इसका इलाज मुआवजा किसी न किसी वजह से नहीं करवा सकते, नहीं पहुंच सकते, अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ भी बड़ी मिजरेबल हो जाती है और डेथ भी होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। अब आते हैं इनकी वजूहात की तरफ। वजूहात देखें, एक तो पानी बड़ा अहम है, इसमें सबसे अहम रोल पानी का ही है। अच्छा। अगर पानी जो है हमारे लोगों को सही नहीं मिल रहा, उसमें बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं या पानी की कमी है या पानी के अंदर इतने ख़राब नमकियात हैं जाके गुर्दों में जमा हो रहे हैं और गुर्दे उनको फ़िल्टर नहीं कर पा रहे और वो अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कुश्ते और कई चीज़ें भी हैं, वो भी जाके उसके अंदर भी कुछ ऐसे साल्ट ऐसे मेटल्स होती हैं वो जाके जमा हो जाती हैं। कुछ अर्सा पहले लाहौर में भी पानी का एक टेस्ट हुआ था जिसमें आर्सेनिक तक डिस्कवर हुआ था, तो जो कि इटसेल्फ एक पॉइजन है और वो जाके और भी चीज़ों को ख़राब करता है, तो गुर्दों को भी ख़राब करता है। दूसरी तरफ आ जाते हैं जो पूरी दुनिया में कॉमन इसकी वजूहात हैं, उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर है। अब हमारे मुल्क में भी शुगर और ब्लड प्रेशर बेशक लीडिंग काज ऑफ रीनल फेलियर, गुर्दों के फेलियर की वजह है, लेकिन जो ज़्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि हमारे मुल्क में वो वजूहात भी गुर्दों के फेलियर का बायस बन रही हैं जो बाकी दुनिया से तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर पथरी। अच्छा। अब पथरी की वजह से गुर्दा इसलिए नहीं फेल होना चाहिए कि पथरी तो 100% काबिल इलाज है। और बाहर के मुल्कों में पथरी आपको कभी बड़ी मिलती ही नहीं। अगर कोई पथरी का मरीज़ होगा भी तो इतनी अर्ली तशखीस हो जाती है कि देर एंड देन ही उनका बगैर किसी बड़े ऑपरेशन के मरीज़ का इलाज हो जाता है। हमारे यहाँ पथरी की वजह से लोगों के जो गुर्दे फेल हो रहे हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली मरीज़ तो बेचारे मैं समझता हूँ वो बेकसूर है, मासूम है, उनका शायद इतना कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का भी है जो गुर्दे के इन लोगों को जिनको पथरियाँ हो गई हैं उसको लंबा ट्रीटमेंट करते रहते हैं, ये कतरे पिएँ, ये फ़लानी चीज़ करें, ये हल हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। गुर्दों की पथरियों की मुख्तलिफ इकसाम है और हर पथरी का अपना एक इलाज है। तो पथरियों की वजह से जो हमारे मुल्क में गुर्दे फेल हो रहे हैं ये बड़ी ही अफसोसनाक, दर्दनाक, तशखीस ना होने की वजह से गुर्दों की पथरी की बर वक्त तशखीस नहीं हो रही और बर वक्त उसका इलाज नहीं हो रहा। अनफॉर्चुनेटली हर बंदा को ये मैसेज किसी न किसी अताइयों से, सन्यासी बावों से, जाली डॉक्टरों से, जाली हकीमों से ये मैसेज आ रहा है कि जी आपने पथरी को निकलवाना नहीं है, इसका इलाज ऑपरेशन नहीं करवाना, बस हम कतरे देंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो लोग पथरियों को इस तरह पालते हैं जैसे लोग बकरियों को पालते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये पथरियाँ हैं, ये बकरियाँ नहीं हैं, इनको पालना नहीं है। पथरी निकलनी चाहिए और पथरी के लिए बहुत सारे कुदरत ने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। अच्छा। कि पथरियाँ खुद ब खुद भी निकल जाती हैं, लेकिन अगर नहीं निकल रही किसी भी वजह से तो आपने फौरी तौर पर इसका इलाज करवाना है। फौरी तौर पर आपने मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो इसको निकालेगा, दवाई से निकाले, शुआओं से निकाले, साउंड वेव से निकाले। आजकल तो वैसे ही हम जितने प्रोसीजर्स कर रहे हैं बड़ी से बड़ी पथरी के लिए, छोटी से छोटी पथरी के लिए, गुर्दे में हो, नाली में हो, मसाने में हो, नो कट नो स्टिच। अच्छा, मतलब नॉट एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपको कोई कट नहीं लगाना, कोई स्टिच नहीं लगाना, कोई चीरा नहीं देना, कोई मरीज ने अस्पताल में दिनों दाखिल नहीं रहना। मरीज आता है, उसके मसाने में पथरी है या नाली में पथरी है, वो आया और उसकी स्टोन निकला और उसी तरह घर वापस गया, जाके चाहे अपने ऑफिस में काम शुरू कर दे, अगर उसने ट्रैवल करना है वो कर ले। उसके बाद आते हैं एक गदूद है जो बेसिकली है तो मर्दाना गदूद, औरतों में वो नहीं होता, प्रोस्टेट गदूद। प्रोस्टेट गदूद जो अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो 100% काबिल इलाज वो एक मर्ज़ है। उसके ऊपर भी लोग गुर्दे अपने फेल करवा के बैठ जाते हैं कि जी होता है क्या है कि लोगों को प्रोस्टेट गदूद की प्रॉब्लम हो रही है, उसको पेशाब बार बार आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, ज़ोर लगाना पड़ रहा है। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन ये पाई जाती है कि जी ये उम्र हो गई है ना ज़्यादा तो इसलिए ये तो होना ही है। अच्छा। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना। अगर ये हो रहा है, कोई भी चीज़ अनयूजुअल हो रही है, तो आप हर बंदे का ये फ़र्ज़ है कि वो जाके फौरी तौर पर किसी मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट से मिले, जाके उससे पूछे ये नॉर्मल है। लोग खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है। इसका इलाज भी मौजूद है, 100% इलाज मौजूद है। और अगेन इसका इलाज भी अगेन नो कट नो स्टिच। हम रोज़ ये काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, जिसको आम जुबान में लोग लेज़र कहते हैं, बाईपोलर है, कई इसके नाम रखे हुए हैं। पेशेंट आता है, ऑपरेट करवाता है, घर चले जाता है विद इन 24 आवर्स। कोई उसको ये नहीं कि जी हफ्ता रेस्ट करनी है, ये करना है। अब और आ जाए इन्फेक्शंस।
हमारे मुल्क में इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है और ये दोनों जेंडर्स में है। प्रोस्टेट सिर्फ मर्दों में होता है, लेकिन इन्फेक्शंस, पथरियाँ, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तो दोनों में हो सकता है और उसमें कई सारे फैक्टर्स। अब ये जो इन्फेक्शंस हैं इसमें हमारी अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, ठीक है, और मल्टीपल इश्यूज हैं। आपके अनहाइजेनिक कंडीशंस की कई वजह हो सकती हैं, आपको अपने पार्टनर से ट्रांसफ़र हो सकती हैं इन्फेक्शंस। इसी तरह तो मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। एक दफ़ा किसी भी वजह से इन्फेक्शन होगी, वो पथरी की वजह से भी हो सकती है, प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकती है, गुर्दे फेल की तरफ लेकर जा वो अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवा रहे तो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रही है, वो आगे जा रही है, वो गुर्दों में जा रही है, गुर्दों में पीप, पस, रेशा पड़ सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं। ये है जो कॉमन वजूहात है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसी वजूहात हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो पैदाइशी तौर पर आपको अल्लाह की तरफ से एक आपको मिल गई कोई बीमारी। मिसाल के तौर पर आपके गुर्दे की नालियाँ बड़ी तंग हैं। गुर्दे और गुर्दे की नाली का जो जोड़ है वो इतना बारीक है, वहाँ से यूरिन बन रहा है लेकिन आगे ही नहीं जा रहा, तो पीछे गुर्दों में जमा होना शुरू हो गया। या गुर्दे के अंदर गुर्दों की थैलियाँ बनी हुई हैं जिन्हें हम पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं। ये भी पैदाइशी एक तकलीफ है। या आपके ये जो पेशाब आ रहा है गुर्दों से नीचे, वो एक मसाने में जमा होता है, तो मसाने में जमा होने के बाद उसको बाहर निकलना होता है। वो बाहर निकलने की बजाय वो ऐसा, ये भी पैदाइशी एक नुक्स होता है कि वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैदाइशी हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी अलामत हो रही है, आपको लग रहा है आपका यूरिन पूरा नहीं आ रहा, आपको ज़ोर लगाना पड़ रहा है, यूरिन आपको लग रहा है कि आप यूरिन करते हैं तो पीछे आपको दर्द होना शुरू हो गई है, या इस मसाने वाली जगह पे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या पेशाब की धार ठीक नहीं बन रही, या रुक रुक के आ रहा है, या कमज़ोरी हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें आपको एक अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग मिल रही है। आपको दर्द हो रही है, आपको बुखार, हाँ, साइंस एंड सिम्टम्स ये आ रहे हैं, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से लोग पेशाब से भी रिलेट कर रहे होते हैं कि अगर उसका कलर इस तरह का आ रहा है तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उससे पता कर सकें? ये बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है। ये एक बड़ा एक क्रूड सा घरेलू टोटका आप कह लें, वो मेथड है कि आप देखें कि आम तौर पे जो यूरिन का कलर होता है ना, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए सबको कि लोग समझते हैं बिल्कुल सफ़ेद यूरिन आ रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं, नेचुरली जो यूरिन का कलर है वो लाइट पेल येलो जिसको हम कहते हैं वो होता है, क्योंकि ये प्योर वाटर तो नहीं होता ना, इसके अंदर नमकियात होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो हल्का सा पेल येलो जिसको हम कहते हैं, ये कलर इसका नेचुरल है। लेकिन अगर ये पेल येलो से डार्क येलो हो जाता है, ये रेडिश हो जाता है, ये तेल जैसा ब्राउन रंग हो जाता है, या इसके अंदर खून आना शुरू हो जाता है, या कोई चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, तो डेफिनेटली ये एक वार्निंग साइंस हैं, ये सिम्टम्स हैं। ये आपको अल्लाह की तरफ से आपको वार्न किया जा रहा है, आपको नॉक किया जा रहा है, जगाया जा रहा है कि भाई उठो, देखो, सोचो, समझो क्या मसला है। तो बजाय इसके कि उसको लोग क्या करते हैं, यहाँ एक मैं ज़रूर पैगाम दूंगा, लोग क्या करते हैं अगर गुर्दों में एक दफ़ा खून आ जाए पेशाब की नाली में, और ख़ास तौर पर अगर वो बग़ैर दर्द के आए, अच्छा, तो लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो बाद में कभी वो फिर 2 दफ़ा 3 दफ़ा आएगा जिस वक्त शायद बीमारी बहुत फैल चुकी होगी, और लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि जी हाँ वो एक दफ़ा खून आया था तो उसमें तो दर्द भी नहीं हुई थी। अच्छा, दर्द ना होना शायद ज़्यादा ख़तरनाक होगा, क्योंकि अब खून आ गया तो खून कोई छोटी अलामत तो नहीं है, इसको किसी सूरत में इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किसी ट्यूमर, किसी कैंसर, किसी रसौली की अलामत हो सकता है, पथरियों की भी हो सकता है। तो हम जब गुर्दे फेलियर की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने अभी बहुत सारी बातें की, लेकिन इसके अलावा जो वजूहात हैं वो ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, वो मसाने का कैंसर हो सकता है, वो गुर्दों का कैंसर हो सकता है, वो गुर्दों की नाली का कैंसर हो सकता है, या जो हमारे आप कह लें जो हमारे ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के, वहाँ जैसे फीमेल का एक साथ यूट्रस पड़ी होती है, ओवरी पड़ी होती है, सर्विक्स होती है, अगर उसका कैंसर बढ़ रहा है और वो पीछे मसाने को उसने पूरा ब्लॉक कर दिया तो गुर्दों के कैंसर का बायस बन सकता है। इसी तरह मर्दों के अगर नफ्स का कोई कैंसर है, प्रोस्टेट, ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी नाम लिए, ये भी सब की सब दे कैन वो गुर्दों के फेलियर की तरफ जा रहे हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से मैंने देखा है कि लोग अपने यूरिन को रोकते भी हैं, काफ़ी देर रोक कर भी रखते हैं, क्या इसकी वजह से भी कोई इफेक्ट हो सकता है कि नहीं? देखें, यूरिन का सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी यूरिन आए उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर कोई मजबूरी है तो ज़ाहिर आप चंद मिनट के लिए रोक लेंगे और कभी कभार रोक लेंगे। अगर आपने ये आदत बना ली है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पीछे एक मसाना है जो एक मस्कुलर बॉडी है,
इलास्टिक बैंड नहीं होता है जी, जैसे जी। आप इलास्टिक बैंड को खोलेंगे वो पीछे चला जाएगा और खींचेंगे और पीछे चला जाएगा, छोड़ देंगे वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको खींचे रखेंगे और बड़ी देर तक खींचे रखेंगे फिर आप उसे छोड़ेंगे भी तो वापस नहीं आ सकेगा। ओके। तो गुर्दा भी बिल्कुल एक इलास्टिक इसमें मस्कुलर बॉडी है, उसको अगर आप बार बार यूनिट रोकेंगे तो गुर्दा थोड़ा वो सॉरी मसाना बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा, पीछे वो गुर्दों पे सारा प्रेशर पड़ेगा और एक वक्त ये भी आ सकता है कि आपका मसाना जो है फिर वापस अपनी पोजीशन पे ना आए तो गोया गुर्दे फेलियर हो ही रहे हैं, मसाना फेलियर भी हो जाएगा। तो ये एक टर्मिनोलॉजी लोग इससे भी वाकिफ़ नहीं है, लेकिन दुनिया में ये टर्मिनोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, मसाना फेलियर यानी ब्लैडर फेलियर। ब्लैडर फेलियर हो गया, अब यूरिन पड़ा हुआ है बाहर ही नहीं निकल रहा क्योंकि मसाना जो इतना सा था जिसके अंदर कैपेसिटी 400 ml की है, उसके अंदर अगर 1200 उसको आपने फुला दिया है, अब वो वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उसी रबड़ बैंड की तरह कि जिसको आपने इतना खींच लिया है अब वो वापस अपनी जगह पे तो नहीं आ इसलिए अपने यूरिनेशन का भी बड़ा रहा। यूरिनेशन का आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको अनड्यू खामखा नहीं रोक के रखना चाहिए। सही, ठीक है। और इसी तरह एक चीज़ें अब मैं अभी हमने ये बातें की हैं गुर्दे फेलियर के हवाले से ना, अब आते हैं कि जी इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, फिर हम ये बात कर लेंगे इसको रोकना कैसे और इसका इलाज क्या हो सकता है। अलामात के अंदर एक लंबी लिस्ट है, जैसे मैंने अभी बात की जितनी बीमारियों की मैंने बात की, शुगर, ब्लड प्रेशर, थैलियाँ, प्रोस्टेट, पथरियाँ, कैंसर, कितनी चीज़ें बात की हैं, तो इनमें से हर बीमारी की अपनी अलामात हैं। तो जिस तरह शुगर के मरीज़ का मुंह सूखता है, उसका वज़न कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में सर में दर्द हो सकती है, कुछ भी अलामात हो रही हैं या आपको पता है कि ये चीज़ें हैं, पथरी की वजह से दर्द हो सकती है, पेशाब का रंग बदल सकता है, खून आ सकता है, तो सबसे पहले तो आपने इन अलामात को इग्नोर नहीं करना। सही, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त दी हुई है वो हमारी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के अंदर सबसे अहम चीज़ क्या है, वो सेहत है। बिल्कुल। तो जान है तो जहान है, तो अपनी जान की हिफाजत हमने खुद करनी है। अगर मैं अपनी जान की हिफाजत नहीं कर रहा और मैं आपसे ये तवक्को कर रहा हूँ कि आप मेरी जान की हिफाजत करेंगे, वो कोई भी नहीं तो कर ये वी आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, हम अहमकों की दुनिया में रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी मदद आप करनी है, फिर ही अल्लाह भी हमारी मदद करता है। तो अब आते हैं जी, अब इनकी अलामात अगर अब इस स्टेज पे चले गए हैं कि गुर्दे भी मुतासर होना शुरू हुए हैं, तो अब पहले ये तब्दीली हो सकती है कि आपकी पेशाब की मिकदार कम हो जाए, बिल्कुल ही कम हो जाए, आपके जिस्म में कोई सोजिश होना शुरू हो जाए, आपके चेहरे की रंगत बदलना शुरू हो जाए, आपको खून की कमी हो जाएगी जैसे आपने खुद जिक्र किया, तो उसमें आपका रंग पीला हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, आपको विटामिन डी जो गुर्दों ने बनाना है कार वो नहीं बन रहा तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाए, आपको कमज़ोरी हो रही है, आपको भूख कम लगना शुरू हो गई है, आप थकावट महसूस कर रहे हैं, चलते फिरते आपका सांस फूल रहा है, आपके जिस्म में पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या बन रहा हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर आपको अगर आपके जिस्म में ये टॉक्सिक मादे जो यूरिया, क्रेटिनिन और कई चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं, आपको गनूदगी हो सकती है, आपको बेहोशी हो सकती है, गशी तारी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है। मतलब फिर जब आपके इतनी ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए, खुदा ना खास्ता तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता आपको ज़रा सा कहीं टच हुआ है ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो यानी इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें इस ख़तरनाक स्टेज से पहुंचने से बहुत पहले पता चल जाता है, प्रोवाइडेड कि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने दिमाग को हाजिर रखें और किसी भी चीज़ को, किसी भी वार्निंग को इग्नोर ना करें। तो इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? और जिस तरह आपने कहा कि क्रेटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है, इसका मैंने बड़ा सुना है आजकल जिनको गुर्दे का प्रॉब्लम होता है कि क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से भी आपके गुर्दे फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है? अच्छा, बिल्कुल, इसमें देखें सबसे पहले तशख़ीस करानी है। तशख़ीस कराने के लिए मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, तशख़ीस आप खुद नहीं करेंगे, आप किसी जाली क्वैक डॉक्टर, हकीम जाली उनके पास नहीं जाएंगे। आपकी तशख़ीस अगर गलत हो गई तो आपका इलाज भी गलत होगा। ठीक है। तो आपने सही तशख़ीस करने के लिए आपने माहिरीन के पास जाना है, वो माहिर गुर्दा हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, या माहिरीन गुर्दा मसाना हो, वो यूरोलॉजिस्ट हो, उसके पास जाना है। वो आपको बताएगा कि आपके गुर्दे की सूरत हाल क्या है। अच्छा। अब आते हैं, आपने पूछा कि इसका क्रेटिनिन लेवल। हाँ जी। देखें, ये बात नहीं है कि क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा हो जाता है तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। असल बात यह है कि गुर्दे फेल हो रहे होते हैं तो क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा होता है, यूरिया का लेवल बढ़ रहा होता है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा होता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा होता है, और कई चीज़ें टॉक्सिक मादे और जो हमारे ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे
बाइकार्बोनेटिक साल्ट है उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में ब्लड में एसिडिटी हो सकती है। अब सवाल ये है कि जी अक्सर लोग ये पूछते हैं मुझसे सवाल कि प्रोफेसर साहब ये इसका क्रिएटिनिन लेवल कम किया जा सकता है? हाँ। अच्छा, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमने क्रिएटिनिन लेवल कम करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इसका जो रूट काज है उस रूट काज को जब हम कंट्रोल करेंगे तो क्रिएटिनिन लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर एक छत पे पानी जमा होता जा रहा है और हम उस कहें कि जी पानी कैसे कम करना है और पीछे से जो एक नाला लीक हो रहा है उसको बंद ना करें, तो हम जितना मर्जी पानी कम करते जाएं वो छत फिर भरती चली जाए, उसका फायदा नहीं। बिल्कुल इसी तरह क्रिएटिनिन लेवल कम करना हमारा प्राइमरी मकसद नहीं है। हमारा प्राइमरी मकसद ये है कि गुर्दे अगर मुतासिर हो रहे हैं और हो चुके हैं तो उनको हमने रोकना कैसे है, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि उनको वापस कैसे लाना है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता गुर्दे एक ऐसी स्टेज पे चले गए जिसको हम कहते हैं कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो चुकी है और गुर्दे कंप्लीटली फेलियर हो चुके हैं, तो ये सब लोग अच्छी तरह से सुन लें, उसका ये इलाज ये जो भी जाली इलाज हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं है कि जी आप 10 पुड़ियाँ खा लें, 2 पुड़ियाँ खा लें 6 महीने। अगर खुदा ना खास्ते गुर्दे, फिर आपको डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना फिर पड़ता। कोई और ऑप्शन नहीं है। आप खामखा अपना वक्त ज़ाया करेंगे, पैसे ज़ाया करेंगे, सेहत ज़ाया करेंगे। अच्छा, और दूसरा डायलिसिस मुझे बताएं कि किस मौके पर किया जाता है, कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिस पे डायलिसिस करना है और कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पे आपने ट्रांसप्लांट करना है? और दूसरा, डायलिसिस के बारे में ये कहा जाता है कि जो एक बंदा गुर्दा फेल हो गया है और वो डायलिसिस पे पड़ गया है तो इसका मतलब है कि उसके पास चंद ही महीने हैं वो सर्वाइव कर सकता है डायलिसिस पे, उसके बाद ही कैन नॉट लिव। अच्छा, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया और इसका मैं बड़े ज़ोर से इसके ऊपर ज़ोर डाल के इसका जवाब देना चाहता हूँ। खुदा के लिए अपने जहन से ये झूठे कॉन्सेप्ट्स और झूठे दावे जो लोगों ने आपके दिमाग में डाले हैं उसको निकालें। डायलिसिस के मरीज़ 20-25 साल से मैं जानता हूँ। अच्छा। जो जिंदा हैं और डायलिसिस करवा रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लास्ट पोस्टिंग में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल हॉस्पिटल में था। जी। मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा, एक डॉक्टर साहब, अच्छा, जो मेरे हमसाये भी हैं, मेरे क्लिनिक के घर के पास भी रहते हैं, वो अरसा दराज से डायलिसिस करवा रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन आते हैं, आराम से लेटते हैं, डायलिसिस कराते हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना क्लिनिक कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, डूइंग एवरीथिंग। ये तो मैं पाकिस्तान की बात करूं जहां पे हमारा डायलिसिस का सिस्टम शायद इतना अच्छा नहीं है। हाँ, हम नहीं कंपैरिजन कर सकते एडवांस कंट्रीज के साथ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी लोग डायलिसिस के ऊपर 15-15, 20-20, 25-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बिल्कुल सबसे पहले इसको निकाल दें और जी डायलिसिस हुई तो बस चंद महीने, ये बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है, इसको दिमाग से निकाल दें। अब आते हैं जी डायलिसिस किसकी होनी चाहिए, ट्रांसप्लांट किसका होना चाहिए? जब किसी के गुर्दे इर्रिवर्सिबल स्टेज पे चले गए हैं, यानी अब वो वापस नहीं आ रहे, एक तरह से वो डेड हो गए हैं। तो जब कोई चीज़ डेड हो जाती है जिससे में नहीं बनती तो फिर उसको रिप्लेस करना होता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक कॉमन एग्जांपल शुगर की है। ऐसे मरीज जिनका लबलबा जो इंसुलिन पैदा करता है, अगर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो फिर उसको इंसुलिन देनी चाहिए और दी जाती है, पूरी दुनिया में दी जा रही है। अब हम कहें इसको इंसुलिन नहीं देनी, वो तो गया ना बेचारा। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी बंदे के गुर्दे कंप्लीटली फेल हो गए और अब जिस्म तो बाकी जिंदा है ना, उसमें नमकियात भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसमें खतरनाक मादे, टॉक्सिक मादे भी पैदा हो रहे हैं, तो उनको कौन निकालेगा? इस स्टेज पे फिर हमने रिप्लेसमेंट करनी है। रिप्लेसमेंट थेरेपी सिर्फ 2 हैं। अच्छा। वो मरीज जिसके गुर्दे मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं उसको या डायलिसिस पे डालना है या उसका ट्रांसप्लांट करना है। आखिरी बात ये है कि अगर आप ये कहें कि जी क्या सिर्फ डायलिसिस से मुमकिन है, यस। अच्छा। वो लोग जिनके गुर्दे एक्यूट अचानक फेल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई, पानी की शदीद कमी हो गई, कोई और खतरनाक बीमारी हुई, कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ जो उनके गुर्दों एग्जैक्टली तो वो गुर्दे फेल हो गए, वो रिवर्सिबल होते हैं और उसमें डायलिसिस हमें 1, 2 या 3 या 4 डायलिसिस करनी पड़ती हैं और वो वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपके बिल्कुल ही फेल हो गए, नाकारा हो गए हैं, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है, वो भी आपकी कंडीशन देखकर। वो एक डॉक्टर ही आपको अच्छे तरीके से रेफर
ऑफ़र कर सकता है कि आपने कौन से स्टेज पर क्या चीज़ें इख्तियार करनी है। तो आज हमने इन डिटेल में गुर्दे फेलियर के हवाले से बात की है कि कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं और किस तरह इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, और इलाज भी पाकिस्तान में मौजूद है जो करवा के आप अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस पर हमारे साथ डिटेल में बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।